प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शिक्षा क्लासेस के इस भव्य डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम लोग राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कर्क रेखा, राजस्थान में उसकी स्थिति और उससे पड़ने वाले प्रभाव। सबसे पहले हम इस कड़ी में कर्क रेखा को समझेंगे कि कर्क रेखा होती क्या है, ताकि हम आसानी से यह समझ सकें कि कर्क रेखा का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ईस्ट है पूर्व, ये वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर उत्तर दिशा है यानी नॉर्थ और नीचे दक्षिण यानी साउथ। पृथ्वी को ठीक बीच में से दो भागों में डिवाइड करने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये 0 डिग्री का अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री का लैटिट्यूड, और इसे ही हम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ठीक इस पृथ्वी रूपी गोले के मध्य में से गुजर रही है, तो इसीलिए हमने इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी पुकारा है। इस 0 डिग्री के अक्षांश यानी भूमध्य रेखा ने इस पृथ्वी रूपी गोले को दो समान गोलार्धों में बांट दिया है। ऊपर वाला आधा गोला, चूंकि ये उत्तरी दिशा है तो ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी प्रकार नीचे वाला जो अर्ध गोला है इसको दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इस विषुवत रेखा के समानांतर जो भी काल्पनिक रेखाएं जो कि पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, ये सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांशों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरियों के रूप में किया गया है। आइए कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये एक बिंदु है, यदि हम इसको पृथ्वी के केंद्र से मिलाएं तो इस केंद्र के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री का अक्षांश होगा, और चूंकि ये उत्तरी दिशा है तो हम इसे 90 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कहेंगे। सपोज करें ये एक बिंदु पृथ्वी के केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि हम इसके समानांतर रेखा खींच लें विषुवत रेखा के, तो यह 45 डिग्री का अक्षांश होगा, और चूंकि यह दिशा उत्तरी है तो यह 45 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरियों को प्रदर्शित करते हुए विषुवत रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं खींची गई है वे सारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये ध्यान रखना है कि अक्षांश केवल उत्तरी या दक्षिणी होंगे। ये पश्चिम से पूर्व की ओर अवश्य खींची गई है, परंतु अक्षांश केवल उत्तरी या दक्षिणी होते हैं, जबकि देशांतर जो है पूर्वी या पश्चिमी होते हैं और वे खींचे उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। हमें यह भी ध्यान देना है कि ठीक मध्य का अक्षांश 0 डिग्री है, तो उत्तरी अक्षांश कौन से हुए? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सपोज करें अपन, तो 1 से 90 डिग्री तक उत्तरी, 1 से 90 डिग्री तक नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे, और इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में भी 1 से 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश होंगे। 1 से 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश, यानी कुल मिला के 180 डिग्री में पृथ्वी हमारी विभाजित है। परंतु कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो हमें यह ध्यान देना है 1 से 90 यानी 90 उत्तरी अक्षांश, 1 से 90 यानी 90 वही दक्षिणी अक्षांश, और एक बीच में 0 डिग्री का अक्षांश जो कि भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार एक हो जाएगा 0 डिग्री का अक्षांश। तो कुल अक्षांशों की बात करें तो ये 181 हो। पर अगर यह पूछा जाए कि पृथ्वी कितने डिग्री अक्षांशों में विभाजित है, तो ये पृथ्वी का विभाजन पूरे 180 डिग्री में है। अगर डिग्री पूछे तो 180 डिग्री, अक्षांशों की संख्या पूछे कुल अक्षांश कितने हैं, तो एक बढ़ जाएगा यानी 181 कुल अक्षांश। अभी हम इस मैप में देशांतरों को नहीं समझेंगे,
केवल हमें फिलहाल कर्क रेखा पर ध्यान देना है, मकर रेखा पर ध्यान देना है। अब देखिए कि ये पृथ्वी का हमने विभाजन कर दिया। जैसा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है और साथ में सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमा भी कर रही है। परिक्रमण पथ जो है सूर्य के चारों ओर वो दीर्घवृत्ताकार है और पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। मान लीजिए इधर सूर्य है। जिस अवस्था में यहाँ पृथ्वी को ड्रॉ किया गया है, इस स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। यदि सूर्य इधर भी आ जाता है, यानी पृथ्वी दूसरी दिशा में पहुंच जाती है, तब भी सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर ही पड़ रही है। परंतु क्या वास्तव में पृथ्वी ठीक ऐसी है जैसा कि यहाँ ड्रॉ किया गया है? नहीं, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कैसे? आइए समझते हैं। ये पृथ्वी की अक्ष है, न कि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है और इसी झुकाव का परिणाम है कि भूमध्य रेखा इस तरह से तिरछी हो गई है और इसी तरह से झुके हुए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, इस तरह से अपने अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है। अब यदि हम सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा को ध्यान में रखते हुए ये देखें कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी, आइए देखते हैं। मान लीजिए इधर सूर्य है, तो इस स्थिति में जबकि पृथ्वी को हमने बिल्कुल सीधा बनाया था, तब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर ही पड़ रही थी। पर क्या इस स्थिति में भी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी? नहीं, बल्कि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ेगी। कितनी नीचे पड़ेगी? कितनी नीचे? भूमध्य रेखा की तुलना में कितनी नीचे? जितना कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है, और ये झुकाव है 23.5 डिग्री। तो नेचुरल है कि सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के अक्षांश पर पड़ेगी, यानी 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अब यदि सूर्य इधर होता है, तब क्या होगा? क्या तब भी वहीं पड़ेगी या भूमध्य रेखा पर पड़ेगी? नहीं, तब यहाँ या यहाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाएगी। तब क्या होगा? तब सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़े। कहाँ? कितनी ऊपर? भूमध्य रेखा से कितनी ऊपर? जितना कि ये झुकाव है, और ये झुकाव चूंकि 23.5 डिग्री है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। ये पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव का परिणाम है। अब एक बार गौर करें, वास्तव में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है, क्योंकि पृथ्वी खुद ही झुकी हुई है। तो इस कारण से कभी 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर, कभी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कभी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कभी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कभी भूमध्य रेखा। तो इसी प्रकार कभी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कभी 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कभी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और आखिरी सीमा है 23.5 डिग्री का दक्षिणी। सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही, परंतु चूंकि पृथ्वी स्वयं ही अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण से
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही बारी बारी से सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इन्हीं दोनों सीमाओं को क्रमशः कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नाम दिया गया। 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी कर्क और मकर रेखाएं ग्लोब पर वे सीमाएं हैं जिनके मध्य ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ सकती है। कृपया इस शब्द पे ध्यान दें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर समय या पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी न तो कर्क रेखा पर पड़ेगी, न भूमध्य रेखा पर पड़ेगी और न ही मकर रेखा पर पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर पड़ेगी, उस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी, और जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेगी, उस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ेगी। यानी जिस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, उस समय यदि अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों की ओर बढ़े तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। केवल दक्षिणी गोलार्ध ही नहीं, यदि हम उत्तरी गोलार्ध में भी बढ़े तो उच्च अक्षांशों के साथ साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, यदि हम उत्तर की ओर बढ़े तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, बल्कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में भी यदि उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। अब ये स्थितियां कब हो? आप लोग भली भांति जानते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती। ये तिथि हमें याद रखनी है। आगे के वीडियो में हम इनके कारणों की व्यापक समीक्षा करेंगे। और इसी प्रकार मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी प्रतिवर्ष 22 या 23 दिसंबर को पड़ती है, जबकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 22 सितंबर को पड़ती। ये वे तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन रात की अवधि समान होती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री की हुई है। इसी कारण से पूरी दुनिया में हर समय दिन रात की अवधि समान नहीं है, एक्सेप्ट केवल दो तिथियों के 21 मार्च और 22 सितंबर। इस दिन 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी। उस दिन हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में कहीं पर भी दिन की अवधि सबसे लंबी, जबकि रात सबसे छोटी होगी। और ठीक इसी प्रकार जिस दिन 22 या 23 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होगी, रात छोटी होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। और इस सब का प्रभाव हमारे राज्य राजस्थान पर भी पड़ेगा, हमारे देश पर भी पड़ेगा, पूरे उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगा। आइए अब हम देखते हैं राजस्थान पर इसका क्या प्रभाव है। कर्क रेखा आप समझ चुके हैं, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। ये हमारा राजस्थान है। और जैसा कि अभी हमने देखा कर्क रेखा के बारे में, ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री का 23 डिग्री 30 मिनट का उत्तरी अक्षांश है, हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजर रहा है। 23.5
अक्षांश कर्क रेखा 2 जिलों से ये गुजर रही है। ये हमारा बांसवाड़ा जिला है और जबकि ये डूंगरपुर जिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है और इसी प्रकार डूंगरपुर जिले के दक्षिण से कर्क रेखा गुजर रही है। कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा कौन से स्थान से गुजर रही है। एग्जैक्टली ऐसे कोई स्थान वैसे नहीं है, फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा जिले का बागीदोरा, ये यहाँ बागीदोरा पड़ता है, बागीदोरा के पास से निकलती और इसी प्रकार डूंगरपुर जिले का चीखली गांव है, इस चीखली गांव के पास से भी कर्क रेखा गुजर रही है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, कुछ पुस्तकों में ये लिखा गया है कि कुशलगढ़ से गुजरती है। मैं ये बता दूं कि संपूर्ण कुशलगढ़ तहसील कर्क रेखा से बहुत दूर पड़ती है और यहाँ पर बागीदोरा है, ठीक बागीदोरा के पास से कर्क रेखा गुजर रही है। तो हमें इन 2 स्थानों का नाम ध्यान रखना है, बागीदोरा बांसवाड़ा जिले का और चीखली डूंगरपुर जिले का। तो कुल मिला के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि केवल और केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के ही कुछ भाग हैं जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ सकती है और वो भी कब, यहाँ पर सीधी पड़ेगी 21 जून। प्रत्येक वर्ष 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेगी। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं ये लगभग 3-4 दिन का ऐसा टाइम पीरियड होगा जब धीरे धीरे यहाँ से सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, फिर यहाँ पड़ेगी, फिर यहाँ, और आखिरी सीमा 23.5 डिग्री है। इससे ऊपर सूर्य की किरणें कभी भी नहीं पड़ती, क्योंकि केवल कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही ग्लोब पर सूर्य की किरणें बारी बारी से सीधी पड़ती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ज्यों-ज्यों हम राजस्थान में उत्तर की ओर जाएंगे, उच्च अक्षांशों की ओर कर्क रेखा के उत्तर में, त्यों-त्यों सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए ये उदयपुर है, ये जोधपुर है, ये हमारा चूरू है, ये हनुमानगढ़ और ये श्री गंगानगर। तो ज्यों-ज्यों हम उच्च अक्षांशों की ओर जा रहे हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है। ये गंगानगर का अक्षांश, ये हनुमानगढ़ का, ये चूरू का अक्षांश और ये जोधपुर का अक्षांश और ये उदयपुर का। ज्यों-ज्यों हम उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की किरण तिरछी होती जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राज्य में कौन कौन से जिलों की स्थिति कहाँ कहाँ है, तब हम इन ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों पर ही की किरणें सीधी पड़ती है। दोनों जिले पूर्ण रूप से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है। बांसवाड़ा जिले का लगभग आधा हिस्सा कर्क रेखा की जद में आता है और डूंगरपुर जिले का तो केवल दक्षिणी भाग ही आता है। अब केवल सूर्य की किरणों का तिरछापन सीधापन नहीं, बल्कि हमें कटिबंध पे भी ध्यान देना है। जैसा कि कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो और इसीलिए इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इस कटिबंध को कहा गया है उष्ण कटिबंध, यानी टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध। केवल और केवल इसी भाग में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो जब वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वहां पर उच्च तापमान पाया जाएगा और इसीलिए नाम दिया गया इसको उष्ण कटिबंध। और जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं, ज्यों ज्यों हम कर्क रेखा के उत्तर की ओर उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती जा रही है
मकर रेखा के दक्षिण में भी सूर्य की किरणें तिरछी होती जा रही है। तो ये यहाँ पर एक 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और इसी प्रकार नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश है। इनके बीच में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी वहां पर अलबत्ता तापमान कम पाया जाएगा। और जब यहाँ पर तापमान कम होगा तो इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन कहा जाता। शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का कटिबंध जो है, तापीय जोन जिसे कह सकते हैं अपन, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए इनको कहा जाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार पृथ्वी के 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी मोटे तौर पर, आगे चल के हम इनका और विश्लेषण करने वाले हैं, स्तूपन का संशोधित जो नियम है उसको भी हम देखने वाले हैं, पर फिलहाल इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण 3 मूल कटिबंधों, तापीय कटिबंधों, थर्मल जोन्स में डिवाइड है और वो है कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंध और इसी प्रकार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुव तक, चाहे वो उत्तरी हो चाहे दक्षिणी, इनके बीच का शीत कटिबंध। हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है? हमारा भारत यहाँ पर आया हुआ है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजर रही है और ये भारत इस तरह से आया हुआ है और हमारा राजस्थान यहाँ है। जैसा कि अभी हमने पिछले मैप में देखा था, कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से गुजर रही है, तो केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों का कर्क रेखा के नीचे का यानी दक्षिणी जो भाग है, केवल वो उष्ण कटिबंध में आता है। ये रहा मैप। इसका तात्पर्य ये हुआ जैसा कि अभी हमने समझा है, ये कर्क रेखा और ये बांसवाड़ा जिला, ये डूंगरपुर, तो केवल कर्क रेखा के दक्षिण का ये वाला भाग, ये वाला भाग उष्ण कटिबंध के साढ़े का उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। परिणाम ये हुआ कि यदि ये वाला भाग उष्ण कटिबंध में है तो राज्य का कर्क रेखा से उत्तर का संपूर्ण भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये केवल तापीय जोन है, तापीय कटिबंध है, ये जलवायु नहीं है। जलवायु का एक भाग मात्र है ताप। कई चीजें मिलकर किसी भी स्थान का मौसम तय करती है, जिनमें से एक फैक्टर उसका तापमान भी है। तापमान और फिर उसी के आधार पर वायुदाब निर्भर करता है, आर्द्रता, वर्षण की मात्रा, सूर्य की किरणों का तिरछापन, सीधापन, पवनों की गति, पवन की दिशा, ये सब मिलकर किसी भी स्थान के मौसम को तय करता है।
मौसम किसी भी स्थान की एक क्षणिक घटना है, एक अल्पकालीन, अति अल्पकालीन घटना है। 1, 2, 3, 4, 5 दिन की जो दशाएं हैं वेदर, वो वेदर कहलाती है, वो मौसम कहलाती है। पर किसी भी स्थान की एक लंबी अवधि के मौसमों का जो औसत है, वो वहाँ की जलवायु है। तो जिस प्रकार से मौसम का एक घटक मात्र ताप है, उसी प्रकार जलवायु का भी एक घटक मात्र ताप है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये कटिबंध केवल तापीय कटिबंध है, ये वास्तव में जलवायु कटिबंध नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ये उष्ण कटिबंध में बांसवाड़ा डूंगरपुर आ रहा है, जबकि इस पूरा भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। क्या हमारे यहाँ इतनी ठंड पड़ती है? नहीं, हमारे यहाँ मरुस्थल के विस्तार के कारण बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। हाँ, ये अवश्य है कि शीतकाल में जिन भागों में गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, ग्रीष्म काल में वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? कि राज्य के लगभग 60% भाग पर विशाल मरुस्थल का विस्तार है, रेतीली मिट्टी का समुद्र फैला हुआ है चारों ओर। और इसी का परिणाम ये होता है कि जिस प्रकार गर्म जल्दी होती है मिट्टी, उसी प्रकार वो ठंडी भी जल्दी होती है। तो शीतकाल में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। न केवल शीतकाल में, बल्कि मरुस्थल में ग्रीष्म काल में जितनी गर्मी दोपहर में पड़ती है, दिन में पड़ती है, उसके ठीक विपरीत रातें ठंडी भी होती है। और इसीलिए लोग सम के धोरों वगैरह में भ्रमण के लिए भी जाते हैं ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, क्योंकि वहाँ की रातें बहुत ठंडी होती है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल कर्क रेखा के दृष्टिकोण से देखा जाए, केवल तापीय कटिबंधों की दृष्टि से देखा जाए, तो हमारे राज्य का केवल एक छोटा सा भाग कर्क और मकर रेखा के नीचे का, यानी केवल और केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। बाकी संपूर्ण राजस्थान इस दृष्टिकोण से शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। आप एक चीज का और ध्यान रखें, कर्क रेखा गुजरने का मतलब ये नहीं है कि राज्य में सभी स्थानों पर गर्मी केवल उसी कारण से पड़ रही है, बल्कि वहाँ की भौगोलिक बनावट, वहाँ का वनस्पतिक आवरण, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, इन सब चीजों का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए कितना विचित्र है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, पर क्या यहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता? नहीं, सर्वाधिक तापमान यहाँ पाया जाता है जबकि ये स्थान कर्क रेखा से बहुत दूर, जैसलमेर जिले में, चाहे चूरू जिले में, जबकि यहीं पर पास में ये सिरोही जिले का माउंट आबू आया हुआ है। परंतु चूंकि माउंट आबू अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए वहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, वहाँ का तापमान कम होता है, और इसीलिए वो हमारा एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे अध्ययन को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।